हेलो एवरीबॉडी, आज मैं जो वीडियो यहाँ पे बनाने वाला हूँ इसकी डिमांड आप में से बहुत लोगों ने की थी। तो आपको तो पता ही है, सामने जो अपनी किया सेल्टॉस आप देख सकते हो, ये पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी। पानी का जो लेवल था गाड़ी के छत के ऊपर जा चुका था। तो डूबने के बाद गाड़ी किस तरह से टोटली रिस्टोर होकर बिल्कुल प्रॉपर रनिंग कंडीशन में आई, पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। यहाँ पे क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने लिटरली A to Z सब कुछ गाड़ी में काम दिखाया है, क्या क्या पार्ट्स खराब निकले हैं, क्या क्या चेंज हुआ है, सब कुछ मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको दिखाया है। ठीक है, तो बहुत लोग आप में से यही प्रश्न पूछ रहे थे कि तेरा जो टोटली अपना काम इंश्योरेंस में हुआ है, तो ये जो तेरा काम हुआ है इसमें से इंश्योरेंस वालों ने तेरे को कितने यहाँ पे पैसे दिए हैं, मतलब तेरा जो एक्सपेंस हुआ है गाड़ी को ठीक करवाने में, उसमें से कितना तेरा इंश्योरेंस से रिकवर हुआ है। तो ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस था, इसीलिए मैंने सोचा इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि गाड़ी में एग्जैक्टली चेंज यहाँ पे क्या क्या हुआ है। पूरा बिल समेत मैं आपको A to Z सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे। सामने से जो चीज़ यहाँ पे चेंज हुई है वो है गाड़ी के हेडलाइट्स, क्योंकि पानी में जो हेडलाइट्स है वो नष्ट हो चुके थे। फॉग लाइट्स ओके है, DRL वगैरह बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल जो हेडलाइट्स है ये चेंज करवाए गए, और सामने जो दोनों ही हेडलाइट्स है दोनों ही चेंज करवाने पड़े। और दोनों हेडलाइट्स का खर्चा मेरे को आया था लगभग 23,000 रुपीज़। मैंने जो लाइट है वो अपना सेकेंड हैंड यहाँ पे लगवाया था, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंडीशन में जो लाइट्स है ये मेरे को मिल गई। चलो एक सेकेंड में आपको जला के ही दिखा देता हूँ कि लाइट्स की कंडीशन यहाँ पे क्या है। चलो ये देख सकते हो, ऐसी कुछ अपनी हेडलाइट्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल प्रॉपर तरीके से जल रही है। और ये जो फ्लिकर होते देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में फ्लिकर नहीं हो रही, ये कैमरे में आपको थोड़ा सा जो फ्रेम रेट है उसकी दिक्कत की वजह से आपको फ्लिकरिंग मिल रहा होगा। कोई DRL में येलो पना नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर अच्छी कंडीशन में जो दोनों लाइट्स है ये मेरे को यहाँ पे मिल गई है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो, केवल 23,000 में जो लाइट्स है सेकेंड हैंड मेरे को पड़ गई है। वैसे अगर मैं नई लाइट्स लेने जाता तो सिंगल पीस लाइट का जो नया लाइट है उसकी कीमत पड़ने वाली थी लगभग 27 से 28,000 रुपीज़। आप खुद समझ सकते हो कि कितना डिफरेंस यहाँ पे पड़ जाता है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आई थिंक आपको पता ही होगा, बट जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, मेरा जो इंश्योरेंस था ना ये कैशलेस नहीं था। जिस कंपनी से मैंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था वो था न्यू इंडिया एश्योरेंस, जो कि अपना गवर्नमेंट कंपनी है, और उसका किसी भी डीलरशिप के साथ कोई भी कैशलेस टाई अप नहीं था। मीनिंग जितना खर्चा हुआ है सबसे पहले मेरे को पूरा खर्चा अपनी जेब से भरना पड़ेगा, उसके बाद जो बिल विल सब कुछ लेके मेरे को इंश्योरेंस कंपनी में देना पड़ेगा, फिर वो अपने हिसाब से इंस्पेक्शन करेंगे और रीइंबर्स करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने अधिकतर जो पार्ट्स है वो यहाँ पे सेकंड हैंड लगवाए हैं, क्योंकि अगर मैं सब कुछ नया लगवाने जाता ना, खुद के जेब से बहुत भारी अपना फटका यहाँ पे पड़ सकता था। जो भी हो, सामने से मैंने अपना हेडलाइट ही चेंज हुआ है, साइड से वैसे कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, पीछे की भी लाइट्स फाइट्स बिल्कुल यहाँ पे अपने ओके हो चुके हैं। वैसे गाड़ी का जो ECM किट है ना वो भी यहाँ पे बदला है भाई। ECM किट में क्या आता है, गाड़ी का जो सामने ECM आता है जिसको ECU भी बहुत लोग बोलते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, वो है। BCM है, नई चाबी वगैरह है, यहाँ पे देख सकते हो ये चाबी भी नहीं है, ये कवर वगैरह मैंने लगवाया। फिर जो नया इमोबिलाइजर है, फिर ये जो क्लस्टर है, ये सब कुछ उस ECM किट में आ जाता है। फिर नया फ्यूज बॉक्स है, क्योंकि पानी की वजह से ये सारे पार्ट्स अपने जा चुके थे। तो ये जो पूरा ECM किट है ना, इसका भी काफी एक इंटरेस्टिंग कहानी है भाई। तो शुरू में ये जो पार्ट्स हैं मैंने दिल्ली के मायापुरी से मंगवाए थे, क्योंकि गाड़ी जब डूबी थी ना, मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था इन पार्ट्स को लेके, कहाँ पे मिलती है कहाँ पे नहीं। तो मायापुरी में मेरे को काफी सारे वीडियोस मिल गए। एक तो दुकान का मैं नाम ही बता देता हूँ, चलो, दुकान का नाम है सिंह मोटर्स। उसका यूट्यूब चैनल भी है, बहुत सारे वो वीडियो बनाता है। मेरे को देख के तो लगा था कि जेन्युइन बंदा होगा। फिर मायापुरी से मैंने वो पार्ट्स मंगवा दिए थे, और वो पार्ट्स मैंने लिए थे अप्रॉक्सीमेटली 65,000 रुपीज़ का। पूरा जो बिल है अभी आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा होगा, 64,900 समथिंग एग्जैक्टली उसका कुछ कीमत आया था। बट वो जो पार्ट आया ना, आने के बाद पता चला पूरा जो ECM किट है अपनी गाड़ी के साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि अपना जो वेरिएंट है दिस इज HTX, और उसने जो ECM किट भेजा था ना वो नॉन सनरूफ वेरिएंट का था। मतलब यहाँ पे अपना सनरूफ है, बट उसने जो किया सेल्टॉस का ECM किट भेजा था वो किसी नॉन सनरूफ किया सेल्टॉस का उसने भेजा था। तो ऑब्वियसली अपने साथ कंपैटिबल नहीं है, आधा से ज्यादा फीचर तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहे थे। फिर वो अपना नहीं लगा, वो अपना लौटाना पड़ गया। फिर जो नया ECM किट मंगवाना पड़ा ना, उसकी कीमत है 95,000 रुपीज़।
तो उसमें अपना सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन माल आ गया और उसमें ये क्लस्टर वगैरह भी प्रॉपर तरीके से, मतलब जो टॉप मॉडल वाला क्लस्टर है उसी के साथ ये आ गया है। तो ECM किट का अपना पड़ गया 95,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी कुछ अपना चेंज करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपना जो मेन थ्रॉटल बॉडी है इसको चेंज करना पड़ा, फिर जो ग्लो प्लग कंट्रोलर है इसको चेंज करना पड़ा, फिर ये जो आप एयर मास सेंसर देख रहे हो ना ये सब कुछ अपना यहाँ पे चेंज करना पड़ा। और भी मतलब यार बहुत कुछ चेंज करने पड़े थे। अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने हो चुके हैं तो एग्जैक्टली मेरे को याद तो नहीं आ रहा, बट पूरा जो बिल है ना क्या क्या पार्ट्स है उसमें अपना जो कार का स्टीरियो है, हाँ ये भी खराब हो गया था भाई। ये अब जो इंफोटेनमेंट देख रहे हो ना ये भी ऑब्वियसली पानी में खत्म हो गया था क्योंकि गाड़ी में पूरा पानी भर गया था, तो ये भी अपने को मंगवाना पड़ा। सब कुछ सेकंड हैंड हमने मंगवाया तो इसका लगभग 32,000 रुपीज़ कुछ कीमत पड़ा। नया लेने जाता तो 55-60 हज़ार रुपये इसके कीमत पड़ जाते। फिर जो गाड़ी का एयरबैग मॉड्यूल है, ABS का जो पंप है, फिर जो इवन जो AC का पैनल वगैरह है ना ये सब कुछ अपने को यहाँ पे चेंज करना पड़ा। ये जो AC का पैनल देख रहे हो ना ये भी चेंज करने के बाद ही लगा क्योंकि वो वाली डूब गई थी, उसमें कुछ डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रहा था। तो ये जो कुछ पार्ट्स चेंज हुए ना सब कुछ सेकंड हैंड मंगवाए गए और इसकी कीमत कुछ पड़ी अपने को 1,33,000 रुपीज। भाई स्क्रीन के सामने अभी जो बिल है प्रॉपर आपको दिख जा रहा होगा। उसके बाद मेनली जो अपना लेबर है, जो लेबर में 50,000 रुपये लगे। फिर जो अपना फ्लूइड्स है, कंज्यूमेबल्स है, जैसे कि गियर ऑयल हो गया, फिर ब्रेक ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ये बार बार फ्लशिंग करना पड़ा था क्योंकि गाड़ी पूरी डूब चुकी थी। और भी यार जितने सारे चीज़ें थे, स्टीयरिंग का भी काफ़ी काम हुआ था, यहाँ पे जो टाई रॉड वगैरह है, फिर बॉल जॉइंट वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका था। फिर जो बैटरी अपना है ये भी नया डला था। तो इसका जो टोटल बिल है ये अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये लगभग 80,000 समथिंग कुछ यहाँ पे पड़ जा रही है। तो मेरा अभी तक जो खर्चा है ये सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले जो ये जो सेकंड हैंड पार्ट्स अपने लगे हैं इसका हो गया अपना 1,33,594 बिल आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा होगा। फिर जो लेबर है, फिर जो कंज्यूमेबल्स है ये वो अपना हो गया 80,585 आपको स्क्रीन पे दिख जा रहा होगा बिल। उसके बाद जो अपना 23,000 का सेकंड हैंड लाइट्स है वो भी लगा है, वो भी आप जोड़ लो। उसका जो बिल है वो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि उसका कोई सॉफ्ट कॉपी वाला बिल मेरे पास नहीं था। जो भी हार्ड कॉपी वाला बिल था वो मैंने इंश्योरेंस वाले को दे दिया था, इंश्योरेंस जो सर्वेयर था। उसके बाद अपना जो 95,000 रुपीज़ ECM किट का मैंने बताया था उसका खर्चा हो गया। तो सब कुछ मिला के अपना जो टोटल खर्चा होगा ना गाड़ी को बनवाने के लिए वो था 3,32,179 रुपीज़। अब ये जो अपना खर्चा हुआ इंश्योरेंस वालों ने मेरे को कितना यहाँ पे जो रीइंबर्स है वो किया ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इंश्योरेंस वालों की तरफ से मेरे को पता है कितने पैसे मिले? मेरे को मिले 2,69,998 समथिंग। स्क्रीन के सामने आपको जो ईमेल है उनकी तरफ से उन्होंने जो मेरे को किया था वो आपको दिख जा रहा होगा। तो उनका यही कहना है कि जितने सारे बिल मैंने उनको सबमिट किए सब कुछ देख के इंस्पेक्ट करने के बाद फाइनल जो क्लेमेबल अमाउंट उनकी तरफ से जायज़ हुआ वो था 2,70,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो मेरा खर्चा था 3,32,000 और उनकी तरफ से मिला 2,70,000। तो लगभग 62,000 रुपीज़ का अपना यहाँ पे लग गया फटका, वो पूरी तरह से अपने जेब से गए। तो ये जो एडिशनल 62,000 रुपीज़ है ये कहाँ से आए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो अपना हेडलाइट है ना, हेडलाइट का जो 23,000 है वो उन्होंने क्लेम मेरे को नहीं दिया क्योंकि जहाँ से मैंने सेकेंड हैंड लाइट्स मंगवाए थे उनकी तरफ से कोई पक्का प्रिंटेड बिल नहीं था, वो हाथ से लिखा हुआ बिल था। बेशक GST नंबर वगैरह प्रॉपर GST बिल था बट फिर भी उन्होंने वो वाला एक्सेप्ट नहीं किया। उनका रीज़न यही था कि 23,000 रुपीज़ में मैंने जो लाइट्स है बहुत ही ज़्यादा महंगे ले लिए। सिंस मैं सेकेंड हैंड लाइट्स ले रहा हूँ तो अगर 10-15 हज़ार तक मैं लेता तो वो लोग क्लेम देते। तो ये तो बिल्कुल बकवास फालतू की बात है। मतलब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये लोग इंश्योरेंस वाले तब नहीं बताते जब आप अपना पॉलिसी इनसे रिन्यू करवाते हो, तब तो बहुत मीठा मीठा ये लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ये वो फलाना ढिमकाना। जब आपसे पैसे लेने की बारी होती है तब उनको ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस याद नहीं आते। उल्टा जब आपको पैसे देने होते हैं ना तब इनके ये जो लूप होल्स है ये निकल के आते हैं कि इसकी वजह से ये नहीं हो सकता, उसकी वजह से वो नहीं हो सकता। तो जो लाइट्स का अमाउंट है क्लेम वो मेरे को नहीं मिला। उनका कहना है कि मैंने काफ़ी महंगे लाइट्स ले लिए सेकेंड हैंड होने के बावजूद भी, इसीलिए हम आपको क्लेम नहीं दे पाएंगे। बहुत बढ़िया। सेकंड जो दिक्कत आ गया वो है, मैंने बताया ना 95,000 रुपीज़ में जो दोबारा नया वाला ECM किट मैंने मंगवाया था सेकेंड टाइम, उसका एक्चुअली कोई बिल नहीं था क्योंकि वो गुजरात के किसी स्क्रैप डीलर से मंगवाए गए थे और वहाँ पे वो लोग बिल नहीं देना चाह रहे थे, तो उसका कोई बिल नहीं था।
तो मैंने सोचा कि भाई 95,000 रुपीज़ पूरे अपने पानी में जाएंगे, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो जो दिल्ली मायापुरी से 65,000 रुपीज़ का मैंने ईसीएम किट मंगवाया था ना, मैंने वही बिल इंश्योरेंस वालों को दे दिया। उनको क्या ही पता चलेगा मैंने मायापुरी से मंगवाया है या फिर मैंने गुजरात से मंगवाया है, उनके लिए बिल तो बिल है। तो कहीं ना कहीं वो बिल काम कर गया। एक्चुअली मेरा खर्चा हुआ था 95,000 रुपीज़ और उस बिल में लिखा हुआ था 65,000 रुपीज़। तो अप्रॉक्सीमेटली जो 30,000 रुपीज़ है ना, इसका अपने को यहाँ पे हो गया है लॉस। बट ठीक है, एटलीस्ट 95,000 रुपीज़ का लॉस से तो बेहतर ही है 30,000 रुपीज़ का लॉस। तो यही जो दोनों चीज़ें हैं, इसी का थोड़ा सा मेरा मतलब कह सकते हो कि अपना ही थोड़ा लॉस हो गया। इसकी वजह से जो फुल क्लेमेबल अमाउंट है वो अपने को नहीं मिला। ईसीएम किट का भी क्या ही कर सकते यार, बिल नहीं मिला तो क्या ही करे। उस वक्त तो पार्ट्स मंगवाना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे थी कि पार्ट्स मिल जाए, गाड़ी अपनी स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाए। और हेडलाइट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसा ही कुछ है अपना मामला क्लेम रिलेटेड। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा यार, पैसे बचाने के चक्कर में कोई भी आलतू फालतू कंपनी से अपना जो पॉलिसी है इसको रिन्यू मत करवाना। जब भी अपना इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने का टाइम आ जाए ना, अगर पैसे की दिक्कत ना हो, बजट दिक्कत ना हो, तब तो जो शोरूम है, जिस शोरूम से आपने गाड़ी परचेज की है, उन्हीं से आप रिन्यू करवा लो। तब बिल्कुल अपना हैसल फ्री रहेगा। उन्हीं के वर्कशॉप में अपना गाड़ी दे दोगे, बिल्कुल कैशलेस तरीके से, कोई झंझट आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इंश्योरेंस वाले और जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो आपस में गुथेंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको कोई झमेला नहीं लेना पड़ेगा। बट अगर नॉन कैशलेस के चक्कर में पड़ गए, जैसे मैं पड़ गया था, क्योंकि उस वक्त किसको पता था भाई कि गाड़ी अपनी ऐसे डूब जाएगी, क्योंकि उस वक्त एक नेचुरल कैलामिटी हो गया था, यहाँ पे क्लाउड बस्ट हो गया था। ये चीज़ 100 साल, 150 साल, 200 साल में एक बार होता है। इसीलिए मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हालत हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को क्लेम लेने की ही जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद देख सकते हो भाई, गाड़ी का कोई भी पैनल अपना रिपेंटेड वगैरह नहीं है। बहुत मेंटेन करके मैं गाड़ी चलाता हूँ, 4 साल के ऊपर गाड़ी हो गए, बट अभी भी हर एक पैनल चमक रहा है, कोई स्क्रैच नहीं, कोई डेंट नहीं। आप खुद देख सकते हो। तो मेरे को तो कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि मेरे को क्लेम लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बट अब होनी वो कौन ही टाल सकता है। इंडिया में एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इसीलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, पैसे की दिक्कत ना हो, आंख बंद करके कंपनी वालों से इंश्योरेंस आप अपना रिन्यू करवा सकते हो। अगर थोड़ा बजट का दिक्कत है तो खुद भी आप रिसर्च कर सकते हो। बट रिसर्च में यही देखना कि जिस भी कंपनी से आप अपना रिन्यू करवा रहे हो पॉलिसी, उनका आपके शहर में आपके जो ऑथराइज डीलर्स है ना, ये फॉर एग्जांपल किया की गाड़ी है, अगर आप टाटा की ओन करते हो, महिंद्रा की ओन करते हो, मारुति, हुंडई, तो आपका जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है ना घर के पास, उसके साथ उस कंपनी का कैशलेस टाई अप होना चाहिए। अगर कैशलेस टाई अप होता है तो आपको कोई सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, वो आपस में समझेंगे। अगर कैशलेस नहीं होता तो मेरी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैसे का जो मेरा मतलब कह सकते हो लॉस है, ये तो होने का चांस है ही है। सेकंड, झंझट भी बहुत ज़्यादा है भाई। ये आपको देख के समझ लग रहा होगा कि बहुत इजी है, काम तूने करवा दिया, पैसे पेमेंट कर दिए, बिल ले लिया, इंश्योरेंस सर्वेयर को दे दिया, काम खत्म है। ऐसा नहीं है भाई, हमेशा फॉलोअप करना पड़ता है और बहुत झमेला है भाई। बिल दो, फिर अपना जो पेमेंट रिसीप्ट है ये दो, वो दो, बहुत झमेला है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ, मतलब क्या ही बताओ, बहुत ही झंझट वाला काम है। तो इसीलिए यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस अगर लेते हो तो ढंग की कंपनी से लेना। वैसे ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे इस वीडियो की, बहुत महीनों से, 2-3 महीनों से, और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अब फाइनली मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, पसंद नहीं आया डिसलाइक भी कर सकते हो। इतना तक अगर आपने वीडियो देख लिया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।